ऐसे पेशेंट्स में गाल स्टोन्स बनने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है जो 5F वाले हैं। 5F क्या है? फीमेल, फर्टाइल, फॉर्टी, फेयर और फैटी। ये 5F हैं। हम अब इसको 1 बाई 1 एक्सप्लेन करेंगे। गाल स्टोन्स जो होते हैं, जो पित्ते में पथरी होती है ना, ये वेरिएबल होती है नंबर्स में। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम गाल ब्लैडर की डिजीज़ के बारे में वीडियोस बना रहे हैं और हमने गाल स्टोन्स इसमें जो हैं पित्ते में जो पथरी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसकी वजह से जो अलामात होती हैं, उसकी भी एक वीडियो बनाई है। उसका भी लिंक हम शेयर करेंगे। और प्लस ये है कि इस ऑपरेशन के बाद घर पर एहतियाती तदाबीर कैसे करें, उस पर वीडियो है, उसका भी लिंक हम शेयर करेंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि ये जो पित्ते में पथरी बनती है, इसकी क्या रिस्क फैक्टर हैं, कौन से अफराद हैं जिनमें पित्ते में पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से पित्ते में पथरी बन जाती है, और कौन से ऐसे अवामिल हैं कि कौन सी ऐसी डाइट है जिसकी वजह से पित्ते में पथरी बन जाती है। अगर हमें इन प्रॉब्लम्स का पता होगा तो हम इससे बच सकते हैं, और अगर हम ऐसी एहतियातें करेंगे तो पित्ते में पथरी नहीं होगी। और कुछ तो फैक्टर्स हैं जो कि अनअवॉइडेबल होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रिवेंटेबल हैं। अगर हमें उनका आइडिया होगा तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। गाल स्टोन्स जो होते हैं, जो पित्ते में पथरी होती है ना, ये वेरिएबल होती है नंबर्स में। ये एक सिंगल पथरी भी हो सकती है पूरे पित्ते में, या फिर ये है कि हमारे मुशाहिदे में आया है कि ये सैकड़ों की तादाद में, इवन 100 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। ये जो पथरियाँ होती हैं, सिर्फ एक सिंगल छोटी सी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। जहाँ तक साइज़ का ताल्लुक है तो ये रेत के ज़र्रे के बराबर भी इसका साइज़ हो सकता है, और जो गोल्फ़ की बॉल होती है ना, उतना बड़ा साइज़ भी इसका हो सकता है। छोटे से छोटे रेत के ज़र्रात जितना भी पथरी बन सकती है, और बड़ी से बड़े बॉल, जो गोल्फ़ की बॉल होती है, इतना बड़ा साइज़ भी हो सकता है इन पथरियों का, इन एक पथरी का। ये बात जहन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोग बहुत परेशान होते हैं कि पित्ते में पथरी है तो अब हम क्या करें। अगर तो पित्ते में पथरी है और ये साइलेंट है, मतलब इसका ये है कि साइलेंट स्टोन्स हैं। गाल स्टोन्स तो हैं लेकिन साइलेंट हैं, दे आर नॉट काजिंग एनी प्रॉब्लम्स, तो ऐसे स्टोन्स को साइलेंट स्टोन्स कहते हैं। और अगर ऐसी पित्ते में पथरियाँ होती हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही होती हैं, तो इसके लिए पॉलिसी अपनाई जाती है वॉच एंड वेट। अगर इसके ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पेशेंट को वैसे भी पता उस वक़्त चलता है जब किसी और प्रॉब्लम के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, तो उसमें पित्ते में पथरी भी होती है। और अगर ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है तो इसका कोई इलाज नहीं होता, इसका कोई ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा तो पित्ता अभी अपना काम कर रहा है, स्टोरेज वाला काम। जब ये स्टोरेज वाला काम कर रहा है तो अभी इसका फंक्शन है, ये फंक्शनल है। जब ये प्रॉब्लम काज करता है तो इसका मतलब अब ये है कि पित्ते ने अपना काम करना छोड़ दिया, अब ये फंक्शनल नहीं रहा। जब ये फंक्शनल नहीं रहा तो देन विल हैव टू डिसाइड टू टेक इट आउट। फिर हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा, ऑपरेशन के ज़रिए रिमूव करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए आजकल जदीद तरीका जो हम ऑफ़र करते हैं वो है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, कैमरे वाला, जिसे लेज़र वाला ऑपरेशन भी कहते हैं, कि कैमरे के ज़रिए पित्ते की पथरी का ऑपरेशन किया जाता है। और ये सेफ़ है और इससे पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाता है, पेशेंट अपने काम जल्दी रिज्यूम कर लेता है। इसमें हर्निया बनने के चांसेस नहीं होते जो कि सिंगल कट वाले ऑपरेशन में होते हैं, क्योंकि उसमें पट्ठे कटते हैं, पेट कमज़ोर होता है तो फिर वहाँ से हर्निया बन जाता है, वो चांसेस नहीं होते। इसमें रिकवरी टाइम बहुत अच्छा है, इसमें ये सेफ़ प्रोसीजर है जो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है, जो हम आपके लिए ऑफ़र करते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और वो है कि रिस्क फैक्टर क्या हैं। इसके लिए एक शॉर्ट सा एक निमोनिक बनाया हुआ है, वो है कि 5F इसके लिए एक यूज़ करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स में गाल स्टोन्स बनने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है जो 5F वाले हैं। 5F क्या है?
फीमेल, फर्टाइल, फॉल्टी, फेयर और फैटी। ये 5 F हैं। हम अब इसको 1 बाई 1 एक्सप्लेन करेंगे। फीमेल एक तो ये है, गाल स्टोन्स बनने की सलाहियत फ़ीमेल में ज़्यादा होती है बनिस्बत मर्दों के। तो जो फीमेल होंगी वो थोड़े से हाई रिस्क पे हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। वजूहात एस्ट्रोजन इनमें ज़्यादा होता है तो उनका इम्बैलेंस हो सकता है, ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से फ़ीमेल में पित्ते में पत्थरी बनने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। और फिर वही फ़ीमेल अगर 40 से अबव है, एडवांस एज में पित्ते में पत्थरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो 40 से अबव होंगे जो उनमें पित्ते में पत्थरी बनने की सलाहियत ज़्यादा होगी। लेकिन आजकल ये भी मुशाहिदे में आया कि 30s में भी पित्ते में पत्थरी बनी होती है, इवन 20s की एज में होती हैं, 22 साल की एज में होती हैं। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, एडमिट होते हैं, हम उनको ऑपरेट करते हैं 20 ईयर्स की एज में। इवन जो पीडियाट्रिक सर्जन हैं, बच्चों वाले जो सर्जन हैं, वो बच्चों में भी पित्ते में पत्थरी बनी होती है, उसका भी ऑपरेट करते हैं। लेकिन मोस्टली यही है कि 40 से अबव बहुत कॉमन है पित्ते में पत्थरी बनने की सलाहियत। जो फीमेल फर्टाइल होती हैं, मतलब कि जिन्होंने कंसीव किया होता है, जिनमें बच्चे जो ज़्यादा जिन्होंने पैदा किए हुए होते हैं, तो उनमें पित्ते में पत्थरी बनने की सलाहियत ज़्यादा है बानिस्बत उनके जो नली पैरस हैं जिनके बच्चे नहीं बने होते हैं। फेयर कम्प्लेक्शन जिन फीमेल्स का होता है उनमें पित्ते में पत्थरी बनने की सलाहियत ज़्यादा होती है। ये 4th F हो गया। और फैटी 5th F है फैटी। जो फैटी होते हैं, जो ओबीज़ होते हैं, जो मोटे पेशेंट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल उनमें ज़्यादा होगा। तो कोलेस्ट्रॉल पित्ते की पत्थरी बनने में कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये एक रीज़न होगी। 5F के साथ एक 6th F भी लेते हैं, और वो 6th F ये होता है कि इनडाइजेशन फ्लैटुलेंस जब होती है, पेट में गैस उभार और इस तरह की जो अलामात हो रही होती हैं, तो उनमें भी ये 6th F है फ्लैटुलेंस, गैस का बनना, बदहज़मी और इस तरह के, इनमें भी पित्ते में पत्थरी बनने की सलाहियत ज़्यादा होती है। ये तो 6F या 5F के साथ रिलेटेड है। इसके अलावा और फैक्टर भी हैं। फैमिली हिस्ट्री, अगर जिन पेशेंट्स के पेरेंट्स में, सिस्टर्स में, सिबलिंग्स में, बहन भाइयों में अगर पित्ते में पत्थरी है तो वो पेशेंट दे आर एट हाई रिस्क, और ये रिस्क फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। जो फैमिली हिस्ट्री है तो उनमें पित्ते में पत्थरी बनने की सलाहियत ज़्यादा होगी। डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है पित्ते में पत्थरी बनने का। जो लो फाइबर डाइट लेते हैं और हाई फाइबर डाइट नहीं लेते, प्लस ये है कि उनकी डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, और फैटी जिसमें फ़ैट ज़्यादा होती है, चर्बी वाली, घी वाली, ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा अपने रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, उनमें पित्ते में पत्थरी बनने की सलाहियत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, और कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल यूज़ होता है। तो इन जो तली हुई चीज़ें लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, और घी वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, डेयरी मिल्क्स, डेयरी प्रोडक्ट्स ये जो यूज़ करते हैं, तो उनमें पित्ते में पत्थरी बनने की सलाहियत ज़्यादा है। दे आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग गॉल स्टोन्स। जिनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनमें भी जो है जो उनका पित्ता है उसमें जो पानी, जो बाइल है, जो पित्ते का पानी है, वो जो स्टोर हुआ होता है, दैट लिक्विड, दैट बाइल चेंजेस इनटू स्टोन्स। तो वो क्रिस्टलाइजेशन या जो प्रोसेस होता है एमल्सिफिकेशन का, या फिर जो बाइल आके इकट्ठा होता है, फिर गाढ़ा होता है, फिर पत्थरियाँ बनती हैं, उनमें ज़्यादा होगा जो कि एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। ऐसी फीमेल पेशेंट्स जिनमें एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा हो और बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा हो, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई, इसमें गॉल स्टोन्स बनने के चांस ज़्यादा होंगे, या फिर यह है कि इसके उलट जो बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज़ कर रहे हैं वो भी एस्ट्रोजन उसमें होता है, या फिर जो है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे होते हैं, इनमें भी एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। तो ऐसी 3 कंडीशन में जिनमें इन एस्ट्रोजन का, हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, उनमें पित्ते में पत्थरी बनने की सलाहियत कदरे ज़्यादा है। शुगर
वाले जो मरीज़ हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस वाले जो पेशेंट हैं, उनमें पित्ते में पथरी बनने की सलाहियत ज़्यादा है। और इसका एक ये नुकसान होता है, जिनमें शुगर वाले मरीज़ों में अगर पित्ते में पथरी होती है वो ज़रा डेंजरस सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में पित्ते में पथरी तो होती है लेकिन वो कोई सिम्टम्स नहीं कर रही होती, पेन नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर से पित्ते को ख़राब कर रहा होता है। इरिटेशन होगी पहले, वो सूजेगा, इवन फट भी जाता है, परफरेशन हो जाती है, सूज जाता है, फूल जाता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये जो अलामात होती हैं इतनी नुमायाँ नहीं होती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे पेशेंट्स में जो शुगर के मरीज़ हैं, अगर उनमें पित्ते में पथरी है और वो साइलेंट है और वो कुछ नहीं कर रही है लेकिन शुगर है साथ, ऐसे पेशेंट्स का वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी नहीं करनी है। ऐसे पेशेंट दीज गाल स्टोन्स कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड, और ऐसे गाल स्टोन्स को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसको ऑपरेट फिर लाजमी होता है ऐसे पेशेंट में, इवन इफ़ दे आर साइलेंट स्टोन्स, कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन डायबिटीज़ मेलाइटस है, शुगर है, तो ऐसे पेशेंट्स में फिर ऑपरेशन ही ऑफ़र किया जाता है और ऑपरेशन ही करवाना चाहिए। अंतड़ियों की बीमारी जैसे होते हैं, इंटेस्टिनल डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे क्रोन डिजीज़ है, तो ऐसे पेशेंट में भी पित्ते में पथरी बनने की सलाहियत ज़्यादा है। खून की कुछ बीमारियां होती हैं, सिकल सेल एनीमिया है जैसे, या हीमोलिटिक एनीमिया है, इसमें आरबीसीज ब्रेक डाउन होते हैं। तो ऐसे ब्रेक डाउन होने की वजह से आरबीसीज जब टूटते फूटते हैं तो उसमें फिर बिलिरुबिन वहाँ से एक होता है केमिकल, वो रिलीज़ होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी पथरियाँ बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। और ये पिगमेंट स्टोन्स होते हैं, ब्लैक कलर के स्टोन्स होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन नहीं होते जो कि चर्बी की वजह से बने हुए होते हैं। ये एक अलहदा वैरायटी होती है, गाल स्टोन्स की डिफरेंट वैराइटीज़ होते हैं। या तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं, या फिर पिगमेंट स्टोन्स होते हैं जो इसके आरबीसीज हीमोग्लोबिन के, खून के टूटने फूटने की वजह से जो बने होते हैं, जो इस बीमारी हो सकती है, हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, या फिर मिक्स टाइप वाले स्टोन होते हैं। तो हीमोलिटिक एनीमिया या फिर और के ब्लड डिसऑर्डर होते हैं, उनमें स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आखिर में एक और इसकी रिस्क फैक्टर ये भी है कि कोई लिवर डिजीज़ होती है, जैसे सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी पित्ते में पथरी बनने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। ये थे रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से गाल स्टोन्स बनते हैं। और ऐसी कंडीशंस, ऐसे पेशेंट्स, ऐसी डाइट, दैट डाइट पुट दीज पेशेंट्स एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग गाल स्टोन्स। जब अब गाल स्टोन्स बन गए हैं तो इसका फिर एक ही हल है, गाल ब्लैडर ने, पित्ते ने काम करना छोड़ दिया हुआ है। और ये गुर्दों में जब पथरी बनती है उसका नहीं है, उसमें गुर्दे तो नहीं निकालते, दे आर परफॉर्मिंग वाइटल फंक्शंस, है कि वहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, यूरिन बन रहा होता है। लेकिन ये जो पित्ता होता है इसका काम सिर्फ स्टोरेज का होता है। अब ये स्टोरेज में जब भी जिगर का पानी आके इसमें इकट्ठा होता है, अब ये उसको स्टोर करने की बजाय और वक्त पर इसको वापस इसको अंतड़ियों में भेजने की बजाय, ताकि वहाँ पे जो आप चर्बी खाते हैं वो हज़म हो सके, ये उस पानी को गाढ़ा करके और गाढ़ा करके गाढ़ा करके इसको पथरियों में तब्दील कर रहा है। तो इसमें फिर हमें पित्ता निकालना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। और किस तरीके से किया जाता है? कन्वेंशनल तरीका है कि ओपन कोलिसिस्टेक्टमी, सिंगल कट वाला ऑपरेशन होता है, उसमें पट्टे जो है ना कटने के चांसेस होते हैं, काटते हैं उसमें। और दूसरा अब जो लेटेस्ट है, जदीद है, जो कि एक्सेप्टेबल है, और वो है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, कैमरे से, जदीद तरीके से, लेज़र वाला भी इसको बोलते हैं। इसमें 2-3 सुराख छोटे छोटे से किए जाते हैं और बड़ा लेटेस्ट है ये। इसमें पेशेंट रिकवर भी जल्दी करता है, इसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। इसके थ्रू भी वही पित्ते में जो पथरी होती है, पित्ता उस साथ सारा निकाल दिया जाता है। तो ये लेटेस्ट तरीका है और ये गोल्ड स्टैंडर्ड है और इसके थ्रू ऑपरेशन किया जाता है और ये बेस्ट रहता है। ये थी हमारी आज की वीडियो गाल स्टोन्स के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। हमने और भी वीडियो बनाई है सिम्टम्स के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। और इस ऑपरेशन के बाद लेप्रोस्कोपी के थ्रू चाहे करवाएं या किसी और तरीके से करवाएं तो घर पर कैसे ख्याल रखें, उस पर भी एक वीडियो है। हमारी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कंसर्न पीपल के साथ शेयर करें। और होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।